गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं। आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। एज यूजुअल क्लास इंपॉर्टेंट है, नो डाउट बहुत कुछ हम लोगों को यहां से नया सीखना है। अगेन मैं वहीं आऊंगा जहां कुछ दिन पहले मेरी आपसे बात हुई थी, फिजिक्स द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स। पहले थोड़ा सा मैथ्स पढ़ते हैं, देन आफ्टर फिजिक्स पढ़ते हैं। बच्चों, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में एक बड़ा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? ये कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में सबको पता है ये 90 डिग्री का एंगल है, दिखता है सबको, और इसके सामने ये हाइपो होता है, ये भी सबको क्लियर है। लेकिन जब बात आती है परपेंडिकुलर की और बेस की तो कहीं थोड़ा सा अटक जाते हैं। अगर मान लीजिए मैं इसी बोर्ड को घुमा दूं 90 डिग्री से, उल्टा कर दूं, तो एक नॉर्मल बच्चे के जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसके लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस की मीनिंग बदल जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, यूनिवर्सल होता है। जहां परपेंडिकुलर है हमेशा परपेंडिकुलर वही रहेगा, आप बोर्ड को किसी भी ओरिएंटेशन में रख लें। जहां बेस है वहां हमेशा बेस रहेगा, आप बोर्ड को किसी भी ओरिएंटेशन में रख लें, डजंट मैटर। कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग? डिसाइड करते हैं एंगल के ऊपर। मान लीजिए यहां पर मेरे को कोई एंगल दे रखा है, सपोज दैट इज थीटा, तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा, और जो एडजेसेंट साइड है जिसके ऊपर ये दोनों एंगल बन रहा है, 90 डिग्री भी बन रहा है और एज वेल एज थीटा भी बन रहा है, दैट इज बेस। अब नोट स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी फिगर को क्या कर दूं, क्लॉकवाइज घुमा दूं, तो मान लीजिए ये जो है मेरे पास कुछ इस तरीके से शेप आएगी है, ठीक है। जो एंगल 90 यहां था वो यहां पे आ गया। जो एंगल थीटा मेरा नीचे था वो ऊपर पहुंच गया। अब नो डाउट थीटा के सामने जो लाइन है वो मेरी परपेंडिकुलर होगी, और जिस लाइन के ऊपर, जिस साइड के ऊपर थीटा और 90 दोनों बन रहे हैं, वो मेरा क्या होगा बच्चे? बेस होगा। डियर स्टूडेंट्स, फिगर को घुमाने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल हो जाते हैं जब आप लोग ट्रायंगल्स को सिमिलर देखते हो, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हो, तो वो जानबूझ के फिगर को घुमा देता है। दोनों फिगर जब एक तरह से रखी होती हैं तब तो उनमें कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी बड़ी आसानी से आप लोग देख लेते हो। उसने कहा ट्रायंगल एबीसी, दूसरा कहा पीक्यूआर, तो आपने कंपेयर कर लिया ए से पी को, बी से क्यू को, व्हाटएवर सो। लेकिन अगर मान लीजिए उसने दोनों फिगर्स को घुमा के रख दिया तो आप परेशानी में फंस जाते हो। अगर ये बात आपने 10th में 9th में अच्छे से क्लियर कर रखी है कॉन्ग्रुएंसी की एज वेल एज सिमिलरिटी की, तो मैं समझता हूं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों, आज घर पे जाकर के कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी को दोबारा से देखना, उन सबकी भी फिजिक्स में आगे जरूरत पड़ेगी। चलिए, अब बच्चों ये चीज देखने के बाद मेरे यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शुरू होते हैं। मैं सबसे पहले यहां लिखता हूं साइन थीटा। ध्यान रहे, अगर साइन के आगे थीटा नहीं लिखा हुआ इसका मतलब सब कुछ बेकार है, साइन का या sin का कोई मतलब नहीं है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या था? जनरल फॉर्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, सॉरी हाइपो, परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। तो बच्चों यहां से परपेंडिकुलर देखेंगे, हाइपो देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग साइन की वैल्यू निकालेंगे। बिल्कुल इसी तरह से मैं कॉस की बात करता हूं, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? बेस ओवर हाइपो। तो बिल्कुल उसी तरीके से मैं बेस और हाइपो की वैल्यूज लेकर के कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी ये सोचा ये साइन कॉस टैन मैथमेटिक्स में हमने क्यों पढ़े थे? इनकी जरूरत क्या थी? हो सकता है आपने ना पढ़ा हो, और जो थोड़े क्यूरियस स्टूडेंट है उन्होंने देखा होगा कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को लेकर के एक एप्लीकेशन मैथमेटिक्स के अंदर ही बनाया था, दैट वाज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस को हम लोगों ने वहां मैथ्स में पढ़ा था, और हाइट एंड डिस्टेंस जो पूरा चैप्टर था जिसके ऊपर भारी भरकम 1 महीना लग गया था, उसको हम लोगों ने 11th की जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट्स की कॉन्सेप्ट थी उसमें 10 मिनट के अंदर खत्म करके अलग कर दिया था। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। जहां आपका मैथमेटिक्स खत्म होता है वहां से फिजिक्स शुरू होती है, और जो बच्चे मैथमेटिक्स पे अटक के रह जाते हैं
उनको फिजिक्स से तो दूरी रहना चाहिए, उनको फिजिक्स पढ़ना नो डाउट मुश्किल लगेगा। जिन लोगों की मैथ में बहुत अच्छी पकड़ है वो फिजिक्स को कर पाएंगे, और फिजिक्स में बहुत अच्छी पकड़ है तभी पॉसिबल है जब आपका मैथ और इंग्लिश दोनों ठीक है। तो बच्चों ये बात ध्यान रखें, हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं है। चलिए, तो यहां तक तो हमने पढ़ लिया, हाइट एंड डिस्टेंस की बात कर ली, उसको यूज कर लिया। अब क्या इसके अलावा कोई और भी यूज इसका हो सकता है? एब्सोल्युटली हो सकता है। वो यूज अब हम लोग वेक्टर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स वो क्वांटिटी होती हैं जिनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। एग्जांपल के लिए फोर्स। तो बच्चों मैं ये साइन और कॉस का यूज वेक्टर्स के अंदर कहां करते हैं, कैसे करते हैं, ये बात डिस्कस करने जा रहा हूं। बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसानी से आई होप सो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहां डिस्कस करूंगा, वो है जमीन पर मेरा चलना। मान लीजिए ये अर्थ है, मैं यहां अपने पैर से इस जमीन को धकेलता हूं। देखो यार, अभी चलने की कोशिश करते हो तो पैर को इस तरह से पीछे करते हो और पीछे वाले पैर की जो पंजा है उससे आप अर्थ को प्रेस करते हो तो आप आगे बढ़ते हो। यहां अर्थ के साथ बनने वाला ये एंगल थीटा है। ऑब्वियस है, एक इस पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर यहां डाल दूं तो बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। बन गया नहीं बन गया? जो फोर्स आपने लगाया था उसका रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, कौन देता है? अर्थ देती है। अब इस रिएक्शन की वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। तो देखो, फोर्स तो लगाया था आपने एक एंगल पे और आप बढ़ रहे हो आगे, कहीं ना कहीं ऊपर भी उछलते हो। किसी छोटे बच्चे को दौड़ते हुए देखना, वो दौड़ेगा तो उछलेगा ज्यादा। ठीक है बच्चों? तो देखिए, वही मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, वही थीटा है, वही कहीं ना कहीं बेस है, वही परपेंडिकुलर है, वही हाइपो है। और हाइपो यहां पे क्या है? आर है, रिएक्शन है जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ पा रहा हूं या ऊपर उछलता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो आर है इसका इफेक्ट यहां पे कितना है, इस आर का इफेक्ट ऊपर की तरफ कितना है, ये बात मेरे को कहीं ना कहीं उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन थीटा और कॉस थीटा की वजह से ही आनी है। देख लेते हैं। मान लीजिए इसको मैंने क्या कहा? बेस। इसको क्या कहा? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर तो ये भी परपेंडिकुलर, बस पैरेलल शिफ्ट किया है मैंने। और ये रिएक्शन को मैंने कहा हाइपो। अब जो मैं 9 टाइम में पढ़ के आया था वहां से मैं देखता हूं बच्चे, तो यहां से मेरे को मिलता है साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। अभी पढ़ा था हमने, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, यही वाली चीज है जो मुझे पता करनी है। तो दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपो। हाइपो क्या है? मेरा रिएक्शन है या फोर्स है। अब देखो, यहां तक मैथमेटिक्स था, जैसे ही मैंने रिएक्शन या फोर्स लिखा अब ये फिजिक्स बन गई। तो रिएक्शन आर मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। सीधी सी बात है कि मेरे को रिएक्शन का, इस रिएक्शन का वो वाला पार्ट जो इसको ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, परपेंडिकुलर के टर्म्स में मिल गया। यानी रिएक्शन का अगर मैं साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, जो कि यहां पे मेरा एंगल बन रहा है, तो मुझे ऊपर की तरफ ये इफेक्ट मिल जाएगा। बिल्कुल इसी के एनालॉगस डियर स्टूडेंट्स क्या है, मैं बात करना चाहूं किसके बारे में? बेस के बारे में। और बेस क्या कर रहा है मेरा? बेस मुझे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है डियर स्टूडेंट्स। तो मैं यहां पे लिखूंगा cos ऑफ थीटा। cos ऑफ थीटा इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज बेस ओवर हाइपो। यहां से मैं लिख सकता हूं हाइपो को r cos थीटा इक्वल्स टू बेस। यानी जो रिएक्शन मेरा ये लग रहा था ऊपर की तरफ, उसका इफेक्ट किधर? नीचे की तरफ, ये वाला सामने की डायरेक्शन में, फ्रंट डायरेक्शन में कितना होगा, जिसको मैं बेस लिख रहा हूं, दैट विल बी r cos थीटा। तो बच्चों, हमने जाने अनजाने में फिजिक्स का काफी अच्छा सा पार्ट यहां डिस्कस कर लिया। इसकी जरूरत हमें भी आगे आएगी, हो सकता है आज की क्लास में आ जाए, वरना तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आएगी। लेकिन ये बात आपको जानना बहुत जरूरी था, जो मैंने अभी डिस्कस आपको कर दिया है। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो आप इसको थोड़ा सा
घर पे सेल्फ रियलाइज करेंगे, जो अगली क्लास होगी उसके लिए एक तरह से तैयार कर लेंगे। प्योर मैथमेटिक्स है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये जो रिएक्शन था इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, हॉरिजॉन्टल में जो कि मुझे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था, परपेंडिकुलर में जो मुझे ऊपर उछाल रहा था। ऑब्वियस है अगर ये बेस वाला पार्ट ज्यादा होगा तो मैं आगे ज्यादा जाऊंगा इस रिएक्शन की हेल्प से, और अगर ये परपेंडिकुलर वाला पार्ट ज्यादा होगा तो मैं उछलूंगा ज्यादा। दैट्स द कॉन्सेप्ट। बच्चों इसी को हम लोग वेक्टर्स के अंदर यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे ये बात पढ़ेंगे हम लोग कमिंग क्लासेस में। अब मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, डिस्कस करना चाहूंगा वेक्टर एडिशन के बारे में। तो एग्जैक्टली व्हाट इज वेक्टर एडिशन, ये बात हमें समझना है। वेक्टर एडिशन को मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक छोटी सी बात और मैं डिस्कस करना चाहूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट लॉ। व्हाट डिस्प्लेसमेंट लॉ कहेगा वेक्टर्स का। डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या है, बड़ा सिंपल सा है। मान लीजिए मेरे पास कुछ कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सपोज ये मेरे पास में क्या है साहब, कोप्लेनर वेक्टर्स है। मैं नाम देता हूं इनको, ये वेक्टर ए है, मान लीजिए वेक्टर बी है, वेक्टर सी, चलो B2 है, व्हाटएवर सो वेक्टर सी है, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। तो मेरे पास ये डिस्प्लेसमेंट लॉ मुझे ये अलाउ करता है कि मैं इन वेक्टर्स को बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए हुए, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए, उसी प्लेन के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पे डिस्प्लेस कर सकता हूं, शिफ्ट कर सकता हूं। ठीक है, देखो बच्चों, मान लीजिए वेक्टर सी है और मैं इस वेक्टर B2 को यहां लाना चाहता हूं, तो मैं बड़े आराम से वेक्टर B2 को यहां पे लेके आ सकता हूं। बस ध्यान रहे कि ना तो B2 का मैग्नीट्यूड यानी जो लंबाई है वो चेंज हो और ना ही इसकी डायरेक्शन चेंज हो, दोनों की डायरेक्शन भी कैसी रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अब मान लीजिए वेक्टर ए है, इसको मैं यहां से डिस्प्लेस करना चाहता हूं, एक ही प्लेन पे है, कर सकता हूं। तो ये मेरे पास ऐसे करके डिस्प्लेस हो सकता है, मैं इसको यहां पे वेक्टर ए लिख सकता हूं। दैट इज डिस्प्लेसमेंट लॉ ऑफ वेक्टर्स। आई होप सो ये बात समझ में आ गई होगी। अब डिस्प्लेसमेंट लॉ मेरे को समझ में आ गया, तो अगली बात मैं करूंगा एडिशन और कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स की। तो बेसिकली आज हम लोग एडिशन ही पढ़ेंगे, कंपोजिशन बाद में पढ़ेंगे। कंपोजिशन को पढ़ने के लिए ही मैंने जो मैथमेटिक्स अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसकी बात है। अब ये वेक्टर एडिशन है क्या, इसे जरा हम लोग समझते हैं बच्चों। मान लीजिए मेरे पास कोई भी दो वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है और ये सपोज वेक्टर बी है। अब इन दोनों वेक्टर्स का सम मुझे चाहिए, मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों वेक्टर्स के इफेक्ट को शो कर सके। तो मैं क्या करूंगा, वेक्टर एडिशन करूंगा, वेक्टर्स का सम करूंगा। यहां से डेफिनेशन और आ जाती है, रिजल्टेंट वेक्टर, ए वेक्टर विच कैन शो द सेम इफेक्ट एज डन बाय देयर कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स। अब कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स कौन से हैं, जिनको ऐड करके, जिनको सम करके हम रिजल्टेंट वेक्टर लेके आए। ठीक है बच्चों, तो नो डाउट अब मुझे क्या पढ़ना है, वेक्टर्स का एडिशन पढ़ना है। वेक्टर एडिशन में सबसे फेमस, सबसे ज्यादा यूज होने वाला लॉ है ट्रायंगल लॉ। अब ये ट्रायंगल लॉ क्या है जरा समझ लीजिए। वो ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल की दो एडजेसेंट साइड इन्हीं दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं, मैं कर देता हूं, वेक्टर बी मैंने यहां लिखा, सपोज वेक्टर ए मैंने यहां लिखा। पहले वेक्टर की टेल के ऊपर, हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को रख दिया। ठीक है, अब अगर मैं जहां से शुरुआत की थी वहां से फाइनल पॉइंट को मिला दूं तो देखो बच्चों बन गया ट्रायंगल या नहीं बन गया, इसी को ट्रायंगल लॉ कह दिया। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल रिप्रेजेंट टू वेक्टर्स देन द थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट देयर रिजल्ट। यानी किसी वेक्टर की दो एडजेसेंट साइड्स दो वेक्टर्स को शो करें तो जो तीसरी साइड होगी वो इन दोनों यानी कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगी। दैट इज द ट्रायंगल लॉ। ध्यान रहे, ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर की हेड के ऊपर हमें दूसरे वेक्टर की टेल को रखना होता है। अब बच्चों ए पहला होगा हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, मैंने जानबूझ के उल्टा एग्जांपल लिया है। आप ये कहोगे ए वेक्टर हमेशा पहला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सी वेक्टर पहला हो सकता है, बी वेक्टर लास्ट का हो सकता है और ए वेक्टर बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, नेमिंग है।
चलिए अब बच्चों ट्रायंगल लॉ को आपने लिखना कैसे है ये मैंने यहां डिफाइन आपको दे रखी है, आप इसको पढ़ लेंगे। इसमें भी हम लोगों ने कलरफुल पैटर्न आपको दिया है, आप यहां से उन्हीं टर्म्स को या उन्हीं वर्ड्स को एम्फेसाइज करेंगे, अंडरलाइन करेंगे जब फाइनल एग्जाम में देंगे। तो ये ट्रायंगल लॉ है बच्चों। यहां अब जो आपकी भाषा है उसी भाषा में नॉमेनक्लेचर को लेकर के मैंने डायग्राम दिया हुआ है। मान लीजिए वेक्टर ए और बी दोनों कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। ये पहली कंडीशन है कि वेक्टर्स कोप्लेनर होने चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं, वेक्टर ए को यहां से यहां डिस्प्लेस कर सकता हूं, ये कर दिया, इसको मैंने पहला वेक्टर माना है। दूसरा वेक्टर बी को माना है, तो बी जो दूसरा वेक्टर है उसकी टेल को पहले वेक्टर की हेड के ऊपर प्लेस किया है, ये मैंने लगा दिया। डिस्प्लेसमेंट लॉ सीधे कहता है कि जो डायरेक्शन यहां है बी की वही डायरेक्शन यहां होनी चाहिए, जो डायरेक्शन ए की यहां पे है वही डायरेक्शन ए की होनी चाहिए। बन गया मेरा ट्रायंगल। अब मैं क्या कहता हूं, सिंपल सा कहता हूं, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय द ट्रायंगल व्हिच इज फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट वेक्टर्स। तो बच्चों डिफाइन और ये सब बातें आपको समझ आ गई होंगी। इसको आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, पहले आपने नॉर्मल OQ, OP, BQ के टर्म्स में लिख दिया, फिर आपने इनकी वैल्यू डाल दी, वेक्टर R इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। ये जो ऊपर आपने यहाँ पे चिड़िया बिठा रखी है ये बहुत जरूरी है, इनके बिना काम नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। तो ट्रायंगल लॉ आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। देन आफ्टर हम दूसरा पढ़ेंगे, इसका प्रूफ, वो है एनालिटिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ। हमने ये तो पढ़ लिया कि R जो है A प्लस B का रिजल्टेंट है, लेकिन वो क्यों है, कैसे है, ये बात जरा हम लोग अभी समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं सॉलिड लाइंस को देखूं, वेक्टर ए को देखूं, वेक्टर बी को देखूं और वेक्टर आर को देखूं, तो ये ट्रायंगल तो बन रहा है लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अब राइट एंगल ट्रायंगल अगर होता तो पाइथागोरस थ्योरम आराम से लग जाती, पाइथागोरस थ्योरम लग जाती तो मैं इसको आराम से सॉल्व कर पाता। बस तो मुझे क्या करना है, with the help of some construction work। कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या है, ईंट गिलाई से इमारत नहीं बनानी, टिक्नोमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपको यहां करना है, करते हैं और इसको राइट एंगल की फॉर्म में, राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने वेक्टर ए को आगे बढ़ाया, ये डॉटेड लाइन से आगे बढ़ा रखा है, देखिए ये कितना भी आगे बढ़ा लो, आपने सिर्फ आगे बढ़ाया है, लाइन को आगे बढ़ाया, ये वेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया, लाइन को आगे बढ़ाया। जो Q पॉइंट था वहां से आपने किसके ऊपर क्या डाला है बच्चों, परपेंडिकुलर डाला है, ये आपने परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जरा देखो, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, छोटे वाला ट्रायंगल कौन सा है बच्चों, ये है QPN। इसमें N पे आपका राइट एंगल बन रहा है। नो डाउट जो QB साइड है वो वेक्टर B को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आप सिर्फ ये छोटे वाला ट्रायंगल देखो। इस छोटे वाले ट्रायंगल में अभी जो 2 मिनट पहले मैंने डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया था, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप इसको लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, B sin थीटा। B वेक्टर है तो वेक्टर लगाओगे, और जो PN है इसको बच्चे आप लिख सकते हो B cos थीटा। अभी 2 मिनट पहले मैंने मैथमेटिक्स आपको समझाया था ग्रीन बोर्ड पे, तो उसको आपने देखना। ये दोनों चीज आ गई आपकी, अब तो कुछ बचा ही नहीं। जो आपका ट्रायंगल QPN है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें आपको B sin थीटा और B cos थीटा को कंसीडर करते हुए क्या कर देना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। दूसरा एक बड़ा ट्रायंगल भी आपका बन रहा है। बड़ा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है बच्चों, बड़ा ट्रायंगल बन रहा है QON। अब इस बड़े ट्रायंगल QON में भी आपका N पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो आपको इसके अंदर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं इसमें छोटे वाले ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं, तो मुझे ये मिलता है B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस B sin थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू B का स्क्वायर। तो बच्चों, किसी भी वेक्टर का जब आप स्क्वायर करते हो तो वो स्केलर बन जाता है, ये तो सबको पता होगा। आप यहां से लिख सकते हो B स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा। अब यहां से आप b को कॉमन लोगे डियर स्टूडेंट्स, तो b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपको देगा क्या बच्चों 1, तो b स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर आ गया। इसको करके दिखाने का पर्पस मेरा सिर्फ इतना सा था कि जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि भैया ट्रायंगल के अंदर हम ऐसे रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, वो सही है या नहीं। ठीक है, इतनी चीज की जरूरत मुझे जो फिजिक्स में मैं पढ़ने जा रहा हूं, एनालिटिकल मेथड पढ़ने जा रहा हूं, उसमें कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कराया है मैंने। एग्जाम में आपको इस चीज को कहीं भी नहीं लिखना। अब जो एग्जाम में लिखना है उसके लिए आपको ये बड़े वाले ट्रायंगल को कंसीडर करते हुए लिखना है डियर स्टूडेंट्स। तो बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए क्या है, आपका जो QO है जिसे आप हाइपो कह रहे हो, दैट इज R स्क्वायर है, इक्वल्स टू बच्चों क्या है बेस। बेस के स्क्वायर की बात करोगे तो आप एक स्टेप में फालतू लिख देता हूं, क्या मैं लिख देता हूं OP प्लस PN का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है QN का होल स्क्वायर। अब मैं वैल्यू लगा देता हूं, तो R स्क्वायर इक्वल्स टू OP क्या है, OP है मेरा वेक्टर A प्लस PN क्या है, PN है मेरा B cos थीटा, दैट इज होल स्क्वायर प्लस QN, QN क्या है बच्चों, ये है B sin थीटा, इसका होल स्क्वायर। अब बच्चों इसको आप क्या कर दो, ओपन कर दो, R स्क्वायर इक्वल्स टू आपको मिलेगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा प्लस इसको देखोगे तो ये आ जाएगा B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो ये बात आपको क्लियर होगी। मैं अब इसमें थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देता हूं, इसको ऊपर ले जाता हूं, दैट इज R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर मैंने यहां पे लिखा। अब देखो B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, इन दोनों में से मैंने B स्क्वायर को कॉमन ले लिया, अंदर आ गया मेरे पास में cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। आई होप सो आपको ये आइडेंटिटी याद होगी, प्लस का आ गया 2AB cos थीटा। ये आइडेंटिटी आपको याद होगी, क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो सिंपली वी हैव टू राइट हियर डियर स्टूडेंट्स R स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। तो बच्चों ये R स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आ गई। अगर आप R चाहते हो तो इसको स्क्वायर रूट कर दोगे सिंपली। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वेक्टर एडिशन में जो वेक्टर A और वेक्टर B को ऐड करने के बाद R निकाला, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगा। अब चूंकि ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो यहां आप वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। A स्क्वायर के ऊपर या B स्क्वायर के ऊपर वेक्टर का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो वो स्केलर बन जाता है। रीजन बिहाइंड बड़ा सिंपल सा है कि मान लीजिए वेक्टर में मेरा है 3 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब मैं मान लो इसको स्क्वायर करता हूं बच्चों, तो क्या होगा 9 मीटर स्क्वायर। अब ईस्ट का स्क्वायर भी होगा, तो बच्चों ईस्ट का स्क्वायर कोई डायरेक्शन होती है क्या, नहीं होती। तो हमेशा किसी भी वेक्टर का जो स्क्वायर है वो हमारा एक स्केलर की तरह से बिहेव करता है, इसलिए यहां हमें लगाने की जरूरत नहीं है। यहां ये दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है, दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं, तो हम यहां पे A और B के ऊपर वेक्टर का साइन लगा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से जो R मेरे को मिल रहा है, नो डाउट R क्या मिल रहा है, मॉड्यूलस मिल रहा है, क्योंकि जब मैं R स्क्वायर का स्क्वायर रूट करूंगा तो प्लस माइनस R आएगा। अब प्लस माइनस R मैं यहां पे नहीं लिख रहा, मैं मॉड्यूलस लिख रहा हूं, ना प्लस को कंसीडर कर रहा ना माइनस को, यानी कुछ कंसीडर नहीं कर रहा, इसका मतलब प्लस तो है ही। दैट विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट A प्लस B प्लस 2AB cos थीटा, दैट इज इट। तो बच्चों यहां से जो आपने निकाला है वो ट्रायंगल लॉ में आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है। मैंने आपको पूरा समझा दिया, इसमें यह भी बता दिया कि ये जो चीज थी जो शुरू में मैंने आपको कंसर्न करके दिखाई थी, इसको एग्जाम में कहीं नहीं लिखना है, नोट्स में भी नहीं लिखी होगी।
ये कैसे लिखना है ये मैंने अभी नोट्स में आपको आगे दे रखा है। आप इसको ग्रेस्प करने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। मेरे समझाने के बाद आप अपने नोट्स दोबारा बनाएं, मेरी समझाए हुए से प्लस जो मैंने यहां पे लिख रखा है। तो बच्चों मैं इसे अब हटा रहा हूं और इस डेरिवेशन को आगे कैसे करना था वो सारा लिख रखा है मैंने, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने अपने एग्जाम में लिखना है। अब यहां एक और बात रह जाती है, वो है डायरेक्शन के बारे में। तो बच्चों r इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहां तक तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब एक छोटी सी बात रह गई थी, क्या ये tan बीटा का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा मैं समझाने की कोशिश करता हूं। वापस अपनी उसी फिगर पे पहुंचता हूं। ये मेरे पास वही फिगर आ गई। देखिए बच्चों, बड़ा मजेदार सा कॉन्सेप्ट है, आप लोग इसको अच्छे से एंजॉय करेंगे। आपने r का मैग्नीट्यूड तो भी निकाल दिया था, क्या निकाल दिया था, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये तो निकाल दिया था। लेकिन भैया ये r तो मेरा वेक्टर था तो मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन मैं कहां से दूंगा, सबसे पहली बात तो यही है, मैं हमेशा इसकी डायरेक्शन जो मेरा फर्स्ट वेक्टर है वहां से दूंगा। ए वेक्टर फर्स्ट होगा ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, बी वेक्टर भी फर्स्ट हो सकता है। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है, कोई ये नहीं कहेगा कि हमेशा ए वेक्टर से देंगे, फर्स्ट वेक्टर से देंगे। ए वेक्टर में और फर्स्ट वेक्टर में दोनों में डिफरेंस है। तो बच्चों जो फर्स्ट वेक्टर है वहां से आप डायरेक्शन दोगे। डायरेक्शन मेजर भी नॉर्मली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, तो ये एरो का साइन आपने ऊपर की तरफ लगाना है। इस एंगल को आपने बीटा कंसीडर कर रखा है। भैया बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, वही बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लो, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम आप उसी के अंदर लगा सकते हो, उसी के अंदर वैल्यू डाल सकते हो। तो जरा देखो, इस बीटा को बताने के लिए सबसे बढ़िया तरीका परपेंडिकुलर और ये पूरा बेस। मैं बता सकता हूं यहां से tan थीटा या सॉरी tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या निकाला था, QN अपॉन बेस क्या था, बेस था मेरा ON। तो बच्चों QN को अभी लिखा था हमने क्या, B sin थीटा। थीटा यहां पे बच्चों ध्यान रखना, वेक्टर A और B के बीच में, अपॉन A प्लस B cos थीटा। तो बच्चों थीटा कहां है, बीटा कहां है, ये बात ध्यान रखनी है। अब A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल थीटा कैसे मेजर करते हैं ये बात भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले इसको हम लोग देखें। तो tan बीटा इक्वल्स टू मेरे पास मिल गया B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। बच्चों ठीक है, पर्टिकुलर फिगर के अकॉर्डिंग ये आपका फॉर्मूला आ गया, लेकिन आपको इस फॉर्मूले को इस तरीके से याद नहीं करना। आपको याद करना है कैसे, समझिए, tan बीटा where beta is an angle of resultant from first vector। बीटा एंगल है किसका, रिजल्टेंट का, कहां से, फर्स्ट वेक्टर से। ये बात हो गई tan बीटा की। इक्वल्स टू साइन कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, बी मत कहो इसको क्या कहो, साइन कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। भैया PQR मिल गए तो फिर B के टर्म्स में थोड़ी ना फॉर्मूला दोगे, फिर तो PQR के टर्म्स में दोगे। प्लस अपॉन फर्स्ट वेक्टर प्लस कॉस कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर। इस तरह से फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है। अब जो मैथमेटिक्स यूज करते हैं वो यहां पे ये भी लिख सकते हैं, बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स, अब ब्रैकेट के अंदर B sin थीटा ओवर A प्लस B cos थीटा। ऐसे भी आप इसको लिख सकते। दैट इज द कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर। समझ में आ गया होगा आई होप सो बच्चों। अब थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं आपको इस थीटा को, जो मैंने कहा था एंगल बिटवीन फर्स्ट वेक्टर एंड सेकंड वेक्टर। फर्स्ट वेक्टर और सेकंड वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा, इसको मेरे को कैसे लिखना है, कैसे मेजर करना है, कैसे बताना है, ये बात समझ। भाई मान लीजिए मेरे पास ये फर्स्ट वेक्टर है A और दूसरा वेक्टर सपोज यहां था मेरे पास B। बस बात ये थी कि एक ही प्लेन में है, कोप्लेनर है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज करके इस B वेक्टर को A के ऊपर ले आया जी, ये आ गया मेरा B। अब मुझे वेक्टर A और B के बीच में एंगल पता करना है। ध्यान से सुनिए, मैं पहले नाम ले रहा हूं A का, एंगल बिटवीन A एंड B।
मैं उल्टा भी कह सकता हूं, एंगल बिटवीन बी एंड ए, तो वो दूसरा केस होगा। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ऐसी स्थिति में मुझे फर्स्ट वेक्टर को आगे बढ़ाना है बच्चों उसी लाइन में, और सेकंड वेक्टर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कैसे चलना है? एंटी क्लॉकवाइज। यहां अब बहुत मजेदार था, केस मैं आपको फिर समझाना चाहूंगा। मान लीजिए मेरे पास कोई एक वेक्टर, सपोज ये है, इसको मैं सी कह दे रहा हूं। मुझे चाहिए वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में एंगल, तो तरीका वही होगा। मेरा वेक्टर ए अपनी जगह पे मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के लगा दिया। वेक्टर सी को मैंने डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा करके यहां पे लिख दिया। अब मुझे एंगल चाहिए बिटवीन ए एंड सी, तो एज यूजुअल मैं ए को आगे बढ़ाऊंगा और यहां से एंटी क्लॉकवाइज सी तक आऊंगा। तो ये वाला अब एंगल जो होगा, जो कि मेरे को 180 से बड़ा दिख रहा है, दैट विल बी द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। तो हाउ वुड यू मेजर एंगल? ये बात ध्यान रखनी है, कहीं गलती नहीं होगी। अब उल्टा सीधा पढ़ लोगे आसान बनाने के चक्कर में। देखो आसान बनाना फिजिक्स तो बहुत ही आसान है। कैसे? पढ़ो मत, रट लो। लेकिन रटने के बेसिस पे फिजिक्स आपको कभी नहीं आएगी। हो सकता है मार्क्स आ जाए, तो मार्क्स के लिए नहीं, आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए पढ़ना है, जिससे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी आप लोगों के क्लियर हो जाए। तो बच्चों ये एंगल्स का कॉन्सेप्ट था, ये रिजल्टेंट का कॉन्सेप्ट था। मैं समझता हूं ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम थोड़ी देर बाद एक दो लॉ और पढ़ने के बाद में कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। एक ट्रायंगल लॉ को कैसे हमें लगाना है ये बात समझेंगे। एक खास बात मैं और डिस्कस करना चाहूंगा ट्रायंगल लॉ के बारे में, जो एम्फसाइज करनी है। ट्रायंगल लॉ में पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल आती है ट्रायंगल लॉ में। ये बात समझ में आ गई? अब हम अगला पढ़ने जा रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ। लगभग ऐसा ही है, लेकिन उसमें खास बात ये होगी कि पहले वेक्टर की हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल नहीं होगी। चलिए साहब, ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा करेक्शन मैं लगा देता हूं, दैट इज लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए साहब पढ़ते हैं। डिफाइन कैसे देनी है ये बात तो यहां लिखी हुई है, इसको हम बाद में समझ लेंगे। पहले हम डायग्राम की बात करना चाहेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसको समझेंगे, फिर हम डिफाइन की बात करेंगे। चलिए देखिए, मेरे पास वही दो वेक्टर्स हैं। मान लीजिए एक वेक्टर ए है, दूसरा बी है। मैं अगेन यहां ए को फर्स्ट वेक्टर कह रहा हूं और बी को सेकंड वेक्टर कह रहा हूं। मेरे को इन दोनों का सम चाहिए, ठीक है? तो ट्रायंगल लॉ से तो मैं निकाल नहीं सकता हूं, लेकिन मान लीजिए कोई कह दे कि भैया ये वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो एक ही जगह से शुरू होते हैं, को इनिशियल है, अब चाहिए रिजल्ट। को इनिशियल है तो अब आप एक की हेड के ऊपर दूसरे की टेल तो रख नहीं पाओगे, को इनिशियल है उसने कह दिया, तो आप क्या करोगे? सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा करके वेक्टर ए को यहां रखोगे, टेल से टेल मिलाकर के पॉइंट ओ पर वेक्टर बी को यहां रखोगे। अब क्या करोगे? इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर दोगे। वेक्टर बी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दोगे, वेक्टर ए के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो बच्चों अब ये जो डायगोनल होगा, कौन सा डायगोनल? डायगोनल तो ये भी था, ये वाला नहीं। कौन सा डायगोनल होगा? जो कि अगेन को इनिशियल है, जो वहीं से शुरू हो रहा है जहां से वेक्टर ए शुरू हो रहा है, जहां से वेक्टर बी शुरू हो रहा है। तो ये वाला डायगोनल रिजल्टेंट को शो करेगा। तो मैं समझता हूं पैरेललोग्राम लॉ समझ में आ गया होगा। डिफाइन मैंने ऊपर दे रखी है, वैसे ही लिखनी है। वैसे मैं एक बार डिक्टेट भी कर देता हूं। रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A and B which are co-initial may be represented by the diagonal of a parallelogram which is again co-initial। ये बात मेरे को कहनी है पैरेललोग्राम लॉ में। अब इसके प्रूफ की बात करते हैं। समझने के लिए 2 मिनट का प्रूफ है, कुछ नहीं है। जरा देखो, ट्रायंगल लॉ का प्रूफ आ गया तो पैरेललोग्राम लॉ का भी प्रूफ आ गया। करते हैं साहब कैसे? मैं सबसे पहले वेक्टर ए को आगे बढ़ाता हूं बच्चों, ये बढ़ा दिया। वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल मैंने बताया था बी, ये ना, इसको डिस्प्लेस करके मैंने यहां हाइपोथेटिकली लिखा हुआ है डॉटेड लाइन से, तो दैट इज थीटा। अब मैं ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं बच्चों।
देखो अगर आप इतना हिस्सा छुपा लो तो बन गया आपका ट्रायंगल लॉ या नहीं? बोलो जल्दी। ट्रायंगल तो वही है जो पैरेललोग्राम के अंदर था, वही तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर डायगोनल आ रहा है। तो प्रूफ में कुछ बचा नहीं, बस आपने कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि आपने बी के पैरेलल यहां पे बी बनाया है, ए को आगे बढ़ाया है, ऐसे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, बी की वैल्यू इस जगह पर जो आएगी वो आएगी क्या? बी साइन थीटा। बी की वैल्यू यहां पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? बी कॉस थीटा। अब आपको बड़े वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है, दैट इज एस ओ एन कह देता हूं मैं, ऐसे सम नहीं है ये, एस ओ एन है, ठीक है। तो एस ओ एन ट्रायंगल में वही कंसीडर करना है। ट्रायंगल लॉ आपका लग जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। वो लगाओ जो 2 मिनट पहले हमने प्रूफ किया है, वही आपका आ गया। तो बच्चों दोनों में डिस्क्रिमिनेट करना चाहेंगे हम लोग। ट्रायंगल लॉ में वेक्टर्स को इनिशियल बिल्कुल नहीं थे, लेकिन पैरेललोग्राम लॉ में दोनों वेक्टर्स को इनिशियल हैं, तब हमने रिजल्टेंट निकाला है। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि वेक्टर्स को इनिशियल होते हैं जिसमें हम ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो हम पैरेललोग्राम की हेल्प से निकालते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट। अब कोई बच्चा मान लीजिए कहता है जी एडिशन तो आपने पढ़ा दिया, हमने भी पढ़ लिया, लेकिन सब्ट्रैक्शन करना हो तो क्या करेंगे? एग्जैक्टली सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन है वो अपने आप में कोई वर्थ रखता ही नहीं है। सब्ट्रैक्शन तो बहुत आसान सा काम होता है। मैं सब्ट्रैक्शन के बारे में आपसे यहां डिस्कस करना चाहूंगा, उससे पहले अगेन थोड़ा सा मैथमेटिक्स में जाना चाहूंगा। बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन, मान लीजिए कोई कहता है कि मैं 10 के साथ 2 को ऐड कर रहा हूं तो 12 आता है, सब जानते हैं। कोई कहता है जी मैं 10 में से 2 को घटा रहा हूं, माइनस कर रहा हूं तो 8 आ रहा है। अब कोई बच्चा क्या ऐसा नहीं कह सकता कि जी आप 10 में जोड़ दो, कितना जोड़ दो? माइनस का 2। मैं सब्ट्रैक्शन कर ही नहीं रहा भाई, मैं तो एडिशन कर रहा हूं। सब्ट्रैक्शन तो मैं जानता ही नहीं, मैंने कहा एडिशन कर रहा हूं। क्या एडिशन कर रहा हूं? 10 में जोड़ रहा हूं कितना? माइनस का 2। क्या आएगा बच्चों रिजल्ट? जल्दी बोलो। हाँ बिल्कुल, पीछे बच्चा जो बैठा हुआ है इसने बिल्कुल सही बताया, 8 आएगा। तो मैं तो कहता ही नहीं कि मैंने सब्ट्रैक्शन किया, मैं तो कहता हूं एडिशन किया। लेकिन एडिशन में जिस चीज को मुझे सब्ट्रैक्ट करना था उसको एक माइनस का साइन दे दिया। यही काम मेरे को यहां पे करना है कि मान लीजिए कोई बच्चा आपसे कहता है कि आप a प्लस बी निकालो, आपने निकालना सीख रखा है। अब कोई कहता है कि a माइनस बी निकालो, इसने मना किया, निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? कि भैया मैं b को एक माइनस का साइन लगा करके ऐड कर दूं। b के आगे माइनस का साइन का मतलब कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वेक्टर, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। बस तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसको माइनस का साइन दे दो और ऐड करो। माइनस का साइन का मतलब अगेन नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट। अब अगर ये मेरे पास b वेक्टर है तो बच्चों नॉर्मली इसके पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन का यानी एंटी पैरेलल मैंने वेक्टर बना दिया, तो इट मस्ट बी माइनस बी वेक्टर। अब मुझे क्या करना है सब्ट्रैक्शन के लिए? सिंपल सा वेक्टर a के साथ ऐड करना है इस माइनस के b के वेक्टर को, तो मैं ऐड कर देता हूं। मैंने डिस्प्लेसमेंट लॉ लगाया, वेक्टर a को तो अपनी जगह पे एज इट इज लिखा, और अब वेक्टर b को लिख दिया जी, माइनस b को लिख दिया जी मैंने माइनस का b। समझ आ गई बात बच्चों? नहीं आई। अब कहोगे ट्रायंगल कैसे बनेगा? बनाएंगे ट्रायंगल, जहां से फर्स्ट वेक्टर शुरू हुआ है वहां से शुरू करना है, और जहां सेकंड वेक्टर खत्म हुआ है वहां पे खत्म करना है। ये आ गया जी रिजल्टेंट, दैट विल बी r। यानी इस ट्रायंगल में r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? दैट इज वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। अब ये स्टूडेंट्स यहां घबराने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस जो एंगल है वो यहां पे ये आ जाएगा। ठीक है, आप इस एंगल को थीटा डैश कह दो, निकल के आ जाएगा। रिजल्ट वही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट आएगा जी r² इक्वल्स टू a² प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा डैश, ये वाला थीटा डैश। अब इस थीटा डैश को अगर आप थोड़ा सा ज्योमेट्री से देखोगे तो देखो इसके सामने ये वाला एंगल थीटा हो गया, ये वाला जरा देखो, नहीं हो गया? नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो क्या हुआ जरा सोचना घर पे जाकर के, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे इन टर्म्स ऑफ वही एंगल थीटा, इस एंगल थीटा के टर्म्स में लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस का कॉन्सेप्ट आएगा और ये साइन आपका यहां पे माइनस आ जाएगा, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। तो दैट इज द वेक्टर सबट्रैक्शन स्टूडेंट्स। तो ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दोनों एज इट इज आप लगा पाएंगे सबट्रैक्शन के लिए। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉलीगन लॉ। देखिए पॉलीगन क्या है जी, जब मेरे पास दो से ज्यादा वेक्टर्स हों ऐड करने के लिए तो मुझे क्या करना है। एग्जांपल बड़ा क्लियर सा है, ज्योमेट्रिकल है, इसमें मैथमेटिकल कुछ भी नहीं करना, आपने क्या करना है, ज्योमेट्रिकल करना है, ठीक है। मैथमेटिकल तो आपने बार बार ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ को ही लगाना होगा। चलिए क्या करना है, चलो जरा समझते हैं। मेरे पास वेक्टर ए है, बी है, सी है, डी है, मुझे चारों को जोड़ना है, वेक्टर आर निकालना है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। मैं क्या करता हूं, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट लॉ लगा के पहले वेक्टर ए लगाता हूं जी, ठीक है। अब इसकी हेड के ऊपर वेक्टर बी की टेल को रखता हूं जी, ये आ गया मेरे पास। बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए वेक्टर बी की हेड के ऊपर वेक्टर सी की टेल को रखना है जी, डायरेक्शन चेंज ना हो, ध्यान रखना। अब वेक्टर सी की हेड के ऊपर वेक्टर डी की टेल को रखना है, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए। देखो जो डायरेक्शन यहां पे है इनकी वही डायरेक्शन वहां पे है, तो ये मैंने बना दिया यहां पे क्या, पॉलीगन। पॉलीगन मतलब बहुत सारी, 3 से ज्यादा साइड वाला। अब इस पॉलीगन की जो लास्ट साइड होगी, और लास्ट साइड शुरू कहां से होगी, शुरू होगी मेरे फर्स्ट वेक्टर की टेल से, जहां से मैंने शुरुआत की थी वहां से शुरू होगी, खत्म कहां होगी, जो लास्ट वेक्टर मेरा था उसकी हेड पे जाकर के, तो दैट विल बी द रिजल्टेंट। तो बच्चों ये बात मैंने समझी, अब लिखना क्या है, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पॉलीगन रिप्रेजेंट different vectors, then the last side which starts from initial point and ends from last point will give the resultant of all those vectors. अब इसमें किसी वेक्टर को सबट्रैक्ट करना हो तो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है, मान लो बी को ही सबट्रैक्ट करना है तो आप बस बी की डायरेक्शन को बच्चे क्या करोगे, उल्टा करोगे, माइनस का बी लिखोगे, जो डायग्राम आपका ये ऊपर बन रहा था अब नीचे बन जाएगा। गेटिंग द कॉन्सेप्ट और नॉट? तो इस तरीके से आपने पॉलीगन लगाना है। अब पॉलीगन ज्योमेट्रिकल है, इसमें मैथमेटिकल कुछ है नहीं। मैथमेटिकली अगर आपको कभी निकालना पड़े तो क्या करोगे बच्चों, फिर वही ट्रायंगल लॉ लगाओगे। कैसे लगाओगे समझो, पहले वेक्टर ए और बी को ऐड करोगे, ये निकाल दिया जी ए और बी का सम। अब इस ए और बी के सम के ऊपर सी को रखोगे तो अब ये फिर ट्रायंगल लॉ आपने लगाया, इस ट्रायंगल लॉ में ये निकाल दिया ए बी सी। अब एबीसी का जो रिजल्टेंट है उसके ऊपर फिर डी को रखोगे और ये फिर ट्रायंगल लॉ लगा दिया, एक बार लगाया, दो बार लगाया, 3 बार लगाया। गेटिंग द कांसेप्ट और नॉट? तो डिफरेंट टाइम्स आप ट्रायंगल लॉ को लगा करके वैल्यूज निकाल के देंगे। तो दैट इज पॉलीगन लॉ। ज्योमेट्रिकल है, इसकी जरूरत आप लोगों को बहुत कम होती है, लेकिन आपका स्किल सही हो जाएगा। आपको जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के अंदर वो कर लेने चाहिए, अपने आप से लगा के देखने चाहिए। एक प्रॉपर्टी वेक्टर एडिशन की, डियर स्टूडेंट्स, क्या है प्रॉपर्टी? इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव क्या होता है बच्चे, सब जानते हो। एसोसिएटिव पढ़ के भी आए हो छोटी क्लासेस में कि भैया वेक्टर ए को बी के साथ जोड़ो फिर उसमें सी जोड़ दो, या बी और सी को पहले जोड़ लो फिर उसमें ए जोड़ दो, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज वैलिड ओनली इन एडिशन, not in subtraction. So whenever you are going for subtraction, then you must consider the sequence. Addition में sequence consider करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी सलाह यही है कि जिस सीक्वेंस में आपको दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में आपको एडिशन करना चाहिए। That is the concept regarding to getting my thing or not or not. चलिए
अब बच्चों एज यूजुअल एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं, तो हमें ये बात क्लियर होगी कि हमें कितना समझ में आ गया, हम कैसे इसको फिजिक्स के अंदर अप्लाई करेंगे। पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। एग्जाम्पल नंबर 1, ए मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ। सबसे पहली बात, डायरेक्शन क्या है? नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। तो आप क्या करेंगे, आप यहां अपने रजिस्टर के कॉर्नर पे बना लेंगे जी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बता रखा है आपको कैसे बनाना है। अब इसके अकॉर्डिंग अपना एक रफ स्केच बनाएंगे। क्या 25 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ में जा रही है, तो आप यहां पे नॉर्थ में 25 किलोमीटर पर आवर लिख देंगे। एंड द वाटर करंट in that region is 10 km per hour in the direction of 60 degree east of south। देखो बच्चों, नो डाउट है तो ये अंग्रेजी, फिजिक्स तो कुछ है नहीं, लेकिन अब चूंकि अंग्रेजी भी आप पता नहीं कौन से तरीके वाली पढ़ के आते हो तो प्रॉब्लम महसूस करते हो, इसलिए मुझे यहाँ इंग्लिश भी पढ़ानी होती है, मैथ्स भी पढ़ाना होता है, फिजिक्स तो सबसे लास्ट में रह जाती है बेचारी। हम डिस्कस करते हैं। आप अपने मन में सोचिए 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या आपको पता है? मन में सोचने के बाद अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उसके साथ उसे कंपेयर कीजिए, तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपको इंग्लिश कितनी आती है। मैं पूछ नहीं रहा आपसे, आपको क्रिटिसाइज करने का मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन पर्पस ये है कि आपको ये सब बातें आनी चाहिए। इंग्लिश की इंग्लिश में सीख लोगे, फिजिक्स आसान हो जाएगी, मैथ्स की मैथ्स में सीख लोगे, फिजिक्स आसान हो जाएगी। अदरवाइज सारा भार बोझ फिजिक्स वाले टीचर के ऊपर छोड़ दोगे, भैया इंग्लिश ही तुम पढ़ा दो और मैथ्स भी तुम्हें पढ़ा दो और फिजिक्स तो तुम्हारे है ही अंडर में, तो भैया दिक्कत हो जाएगी फिजिक्स वाले टीचर के लिए, आपके लिए भी। इसलिए मेहरबानी करके इंग्लिश की जगह इंग्लिश पढ़ लिया करो और मैथ्स की जगह मैथ्स पढ़ लिया करो। खैर, जिनको आती है दे आर सुपर। मैंने यहां पे ये डिस्क्रिमिनेट कर रहा किसको आती है किसको नहीं आती है, आप अपने मन के अंदर सोच लो। चलिए, तो बच्चों 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या है? अगेन मैं यही जाऊंगा, 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। सोचो जरा क्या होगा। ऑफ साउथ यानी साउथ से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए ईस्ट की तरफ, दैट इज डायरेक्शन। ये जो बात है 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, यानी साउथ का, ऑफ का मतलब होता है हिंदी में का, साउथ का 60 डिग्री किधर? ईस्ट। तो साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ ये वाली डायरेक्शन आ गई बच्चों। तो देखो मैं इसको यहां पे पैरेललोग्राम लॉ की फॉर्म में लिख देता हूं। ये आ गया मेरे पास कितना? 10 किलोमीटर पर आवर। वो क्या पूछ रहा है? फाइंड द रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब एडिशन करना है। रियल टाइम का मतलब क्या करना है? एडिशन करना है। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, नो डाउट। पैरेललोग्राम लॉ आपने लगाना है। पैरेललोग्राम लॉ की शेप आपको ऐसे कुछ याद थी, तो बच्चों बोर्ड को घुमा देने से लॉ थोड़ा ना चेंज हो जाएगा, वैसे ही रहेगा। बस अंतर क्या है कि ये जो बीच का एंगल है ये मेरे पास नहीं है, तो इसके लिए मैं बड़ा आराम से एक छोटा सा दिमाग में शासन कर लेता हूं। दैट वाज 90, सबको पता है। इसको भी मैं आगे बढ़ा दूं, दैट वाज 60, सबको पता है। रिमेनिंग ये कितना बच गया? 30। तो बच्चों 90 ये और 30 ये, कितना हो गया इनके बीच में एंगल? दैट इज 120 डिग्री। तो जो फॉर्मूला है उसमें आप थीटा की जगह पर 120 डिग्री एंगल डाल देंगे, तो आई होप सो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसका सॉल्यूशन हमने यहां दे रखा है, आप सॉल्यूशन आराम से देख लेंगे। कोई दिक्कत होगी तो मेरे से शेयर कर लेंगे। बच्चों फिगर को जरा ध्यान से यहां पे देखें। अब लगे आप इस फिगर को भी दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, हो सकता है किसी बच्चे को अभी भी दिक्कत आ रही हो। तो देखिए एज यूजुअल 25 किलोमीटर पर आवर मैंने यहां पे लिखा था, 10 किलोमीटर पर आवर यहां पे लिखा था। जो 60 डिग्री का कॉन्सेप्ट था वो यहां पे था। ये बचा हुआ मेरे पास 30 डिग्री हो गया। अब यहां से यहां तक पूरा एंगल ये कितना हो गया? 120 हो गया, जो यहां पे रखा है। बच्चों ये सी है रियल टाइम। पैरेललोग्राम का क्या है? देखो ये हाइपोटेन्यूस है, तो सॉरी क्या बोलते हैं इसको भाई? पैरेललोग्राम का क्या है? डायगोनल है। हाँ, अरे भाई कितना होशियार बच्चा पीछे बैठा हुआ है। डायगोनल है, तो पैरेललोग्राम का ये डायगोनल है। और कौन सा डायगोनल है? जो कोइनिशियल है, वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अब नो डाउट ये मेरे पास रिजल्टेंट सी तो आ गया, मैग्नीट्यूड तो आ गया फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैंने यहां पे लिख रखा है, इसी को एक्सप्लेन कर देता हूं आगे, या चलो दोबारा लिख देता हूं। ये क्या हो गया जी?
v इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, इसको लिख रखा है bb, तो bb स्क्वायर प्लस इसको लिखा है bc, तो bc स्क्वायर प्लस 2bb bc cos ऑफ 120 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके पास में ये हो गया, ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। तो व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? डायरेक्शन के लिए ऑब्वियसली मैं ये जो ऊपर से मैंने लिख रखा है इसको हटाता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए, या चलो दूसरा पेन यूज कर लेता हूं इसी के ऊपर, किसी बच्चे को कभी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो डायरेक्शन देने के लिए आप किसी भी एक वेक्टर के साथ, यहां पे फर्स्ट वेक्टर ये वाला था, तो फर्स्ट वेक्टर के साथ ये वाला एंगल बताओगे, और ये वाला एंगल बताओगे तो बीटा यहां पे लिखा हुआ है, इसको यहां पे लिखोगे बच्चों tan बीटा, फॉर्मूला वही है क्या, साइन कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर कौन सा है, ये 25 वाला है जी फर्स्ट वेक्टर, अपॉन क्या जी, सॉरी साइन कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, सेकंड वेक्टर का मतलब 10 ही आएगा, अपॉन फर्स्ट वेक्टर दैट वाज 25 प्लस cos कंपोनेंट ऑफ सेकंड वेक्टर, तो दैट इज cos थीटा। थीटा कितना था, 120 डिग्री था, तो यू विल राइट हियर tan sin 120 डिग्री ओवर 25 प्लस tan cos 120 डिग्री। अब देखो अगर कोई बच्चा ये भूल जाए कि ऊपर साइन आता है या cos आता है, तो यहां से कॉन्सिक्वेंस निकाली जा सकती है कि जो tan थीटा होता है वो sin अपॉन cos होता है, तो ऑब्वियस है ऊपर साइन आएगा और नीचे cos आएगा। ठीक है, तो यहां आप याद रखने के लिए रिजेम्बलेंस बना सकते हो कि tan में sin ऊपर होता है cos नीचे होता है, तो यहां फॉर्मूले में भी sin ऊपर होगा cos नीचे होगा, प्लस सेकंड वेक्टर का रिलेशन दिया था, अगर आपको याद हो तो मैं यहां क्लियर करना चाहूंगा। आपने ये a कहा था, ये b कहा था, तो ये सेकंड जो वेक्टर था b वाला, इसी को तो आपने रिजॉल्व किया था, इसी को तो तोड़ा था, a से तो कोई मतलब ही नहीं था, तो a से आपने यहां भी कोई मतलब नहीं रखना, a को जो फर्स्ट वेक्टर है उसको तो ऐसे छोड़ना है आपने। चलिए अब देखिए, एक बच्चा मेरे को बिल्कुल आगे बैठा हुआ है, कहता है कि मेरे को तो sin 120 की वैल्यू याद नहीं है, तो मैंने अभी 2 मिनट पहले कहा था बच्चे फिजिक्स की टीचर के ऊपर फिजिक्स से काम छोड़ दो, मैथ में कर लो इस काम को, बाकी अगर याद नहीं है तो आप इसको sin 90 प्लस 30 लिख करके भी कंप्यूट कर सकते हो। हालांकि मैंने पहली क्लास में ही आपको कहा था कि sin cos tan की अप टू 180 डिग्री सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, दैट्स द कॉन्सेप्ट। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करना है ये बात यहां हमने समझाई। अब ये फिगर के ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं, वैल्यूज डाली हुई हैं, 120 डिग्री ये रहा, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, आपने कैलकुलेट किया 21.8 आ गया। अब डायरेक्शन की बात आई तो अगेन BC sin 120 ओवर BB प्लस BC cos 120, वैल्यूज डाली, फाइनल आंसर आ गया। आप अपना आंसर यही जो 0.433 है इसी जगह पे छोड़ के आ सकते हो, या स्क्वायर रूट 3/4 के ऊपर ही छोड़ के आ सकते हो। ये जो 23.4 है ये टेबल से वैल्यू हमें देखनी होती है, जो हमने अभी सिखाया नहीं है और अभी आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है, तो आप इसे यहां छोड़। तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था, नो डाउट आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करूंगा, लेकिन ध्यान रखिएगा मेरी नोट्स के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स आपको दे रखे हैं, जैसे मान लीजिए ये बरसात वाला है या इसके आगे भी 2-3 क्वेश्चंस मिलेंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और यकीन मानिए कि आपका जो सीबीएसई का पेपर होने वाला है 100% क्वेश्चंस यहीं से आपको मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन जो हॉट्स वाला होता है उसके लिए थोड़ी ज्यादा पढ़ाई करनी होती है, तो वो मैं समझता हूं कि आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज को साथ साथ कर लेंगे। थैंक यू बच्चों। असाइनमेंट में ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने हैं जो मैंने यहां पे सॉल्व दे रखे हैं। रेन वाला दे रखा है, फिर ये बोट्समैन वाला दे रखा है, तो ये क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे, इसका भी काफी सारा पोर्शन तो आज हमने कर ही लिया है, अगली क्लास में हम ब्रीफिंग करेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, कीप सेफ, बी सेफ।